दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संस्कार धानी या त्रिपुर तीर्थ के बारे में, जिसको कि हम आप सभी लोग जबलपुर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर संभाग के मुख्यालय जबलपुर ज़िले में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस मैप में आप देखिए, ये भारत का मैप है। इसमें मध्य प्रदेश के अंदर आपको एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये है जबलपुर की लोकेशन। तो इस मैप को देख के आपको ये समझ में आया कि जबलपुर की किसी भी राज्य से कोई सीमा नहीं है। अगले मैप की ओर चलते हैं। ये मध्य प्रदेश के जो 52 ज़िले उनका मैप है। इस मैप में आप जबलपुर को देख रहे हैं, ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसकी बाउंड्री लाल कलर से है। इसमें आप देखिए जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, कटनी से अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये जो मैप है, ये मध्य प्रदेश के जो 10 संभाग हैं उनका मैप है। और ये जो पीले रंग में आपको नीचे साइड दिख रहा है, जबलपुर संभाग में कुल 8 जिले आते हैं। और इस जबलपुर संभाग का जो मुख्यालय है वो भी जबलपुर में है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस ज़िले के बारे में। तो इस ज़िले का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 5198 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, मतलब कटनी ज़िले से बड़ा है ये। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 470 लोग हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। और यहाँ की साक्षरता दर काफ़ी इंप्रेसिव है, 82% यहाँ पे लोग साक्षर हैं। सेक्स रेशियो भी बढ़िया है, 925 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों में। जबलपुर जो ज़िला है वो मध्य प्रदेश के सेंट्रल में एक तरह से स्थित है, और इसको सेंट्रल इंडिया का एक वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान इसको प्राप्त था। इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा आबादी आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में मिलेगी। जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में स्थित इलाका है, और ये जो ज़िला है ये नर्मदा और सोन जो नदी है उनके बीच में स्थित है। इसका जो उत्तरी और उत्तर पूर्व वाला जो हिस्सा है वो सोन नदी सींचती हैं, और जो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम वाला हिस्सा है, साउथ और साउथ वेस्ट वाला, वो नर्मदा वाला इरीगेटेड एरिया है। ये अपनी संगमरमर की जो चट्टानें हैं जिनके बीच से नर्मदा नदी निकलती जॉर्ज बनाते हुए, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आपको विश्व प्रसिद्ध धुआंधार मिलेगा, एक वाटरफॉल है, हम देखेंगे, इसकी तस्वीर भी देखेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन लोकेशन पे ये स्थित है ये ज़िला, और अपने आप में ब्लेस्ड है। प्रकृति ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा है, प्रकृति ने काफ़ी ज़्यादा इसको ब्लेसिंग्स दी हैं। यहाँ पे आपको 2 बड़ी नदियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे आपको चट्टानें, मार्बल्स की चट्टानें, संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें हैं। और यहाँ पे ये संगमरमर की चट्टानों के बीच से गुजरती हुई नदी जो कि जॉर्ज बना रही है, इस तरह का लोकेशन दुनिया में सबसे बढ़िया जो लोकेशन है वो जबलपुर को ही माना गया है। और यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। और यहाँ पे आप इस ब्लैक सॉइल से काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी होती है इसकी। और जैसा कि मैंने बात किया कि जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो सोन नदी सींचती है, और बाद में सोन नदी जो है वो बिहार में पटना के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और ये काफ़ी अच्छे लोकेशन में स्थित है ज़िला। इसके ये जो कि जिसे हम कहें कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है यहाँ पे। और कटनी जंक्शन के बाद जो सबसे बड़ा जंक्शन है वो जबलपुर जंक्शन है। तहसील की बात कर ले, कुल 7 तहसीलें हैं यहाँ पे, जो कि हैं जबलपुर, सिहोरा, पाटन, कुंदम, मछौली, पनागर और शाहपुरा। और इस तहसील वाले मैप में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके पश्चिम में दमोह है, उत्तर में कटनी है, ये थोड़ी सीमा उमरिया से भी लगा रहा है। और इसके पूर्व में डिंडौरी जिला है, और जो दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा है ये मंडला जिला है, दक्षिण में सिवनी है, और दक्षिण पश्चिम में नरसिंहपुर जिला है। इन जिलों से ये साझा अपनी सीमा करता है। सिर्फ एक पनागर तहसील ऐसी है जो किसी भी जिले से सीमा साझा नहीं करती, बाकी सारी तहसील किसी न किसी जिले से अपनी सीमा लगा रही हैं। कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे। जबलपुर, जैसे कि मैंने बताया, आबादी बहुत ज़्यादा है, और इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा आबादी आपको यहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है वहीं पे ही 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब इन विधानसभा क्षेत्र का आप नाम देखिए, पाटन, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर कैंट, जबलपुर पश्चिम, पनागर और सिहोरा। तो ये जबलपुर जो शहरी एरिया है वहीं पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। और जो पिछली कमलनाथ की सरकार थी कांग्रेस की, उसमें जो तरुण भनोट साहब थे, ये जबलपुर पश्चिम से विधायक थे, आज भी विधायक हैं, और ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री थे। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में जो इनकी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, इसमें वित्त मंत्री कौन है। यहाँ के जो सांसद है वो राकेश सिंह है भारतीय जनता पार्टी से। और इसके पहले ये मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी थे। अभी वर्तमान में एक बड़ी अचीवमेंट इनको मिली है कि जो भारतीय जनता पार्टी है इन्होंने राकेश सिंह को अपना चीफ विप बनाया है। और इसके पहले इस पद में ये 2016 में भी थे, तो 2 बार ये चीफ विप बने हैं। चीफ विप मतलब एक तरह से
एक ऐसा अधिकारी होता है या ऐसा व्यक्ति है पार्टी में, जो कि जब भी पार्टी को अपने जैसे लोकसभा के लिए बनाए हैं इनको चीफ विप, तो लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई बिल पास कराना है या फिर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ उनको शक्ति प्रदर्शन करना है या ऐसी कोई भी चीज़ जब भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं उसके सारे सांसद उस दिन सदन में उपस्थित, और उसके लिए ये जो चीफ विप होते हैं एक विप जारी करते हैं, और इस विप को ना मानने वाले सांसद पे उनकी जो पार्टी की सदस्यता है उसको तक भी छीनने का अधिकार इनके पास रहता है। अब यहाँ के प्रशासन की बात कर ली जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि संभागीय इलाका है, तो यहाँ पे कमिश्नर साहब बैठते हैं, जो कि महेश चंद्र चौधरी ये कमिश्नर है जबलपुर संभाग का, जिसमें 8 जिला आता है। IAS भरत यादव यहाँ के, और ये पुलिस का जो IG रेंज है वो भी उसका मुख्यालय यहाँ पे, और BS चौहान IPS साहब IG हैं यहाँ के जबलपुर रेंज के, और IPS जो हैं वो सिद्धार्थ बहुगुणा साहब हैं। इतिहास की बात करें, जबलपुर का इतिहास काफ़ी समृद्ध है। चलिए शुरू करते हैं इसका इतिहास। तो पहले इसके नाम की बात कर ले कि इसको जो जबलपुर नाम मिला है वो एक साधु थे जाबली नाम के, जो कि नर्मदा नदी के किनारे जिसे कहते हैं कि मेडिटेशन करते थे, योग लगाते ध्यान करते थे, उनके नाम से ये जबलपुर नाम पड़ा है। दूसरी इसकी ये कहानी है कि जो एक अरबी भाषा में जबल शब्द आता है, जबल शब्द का अर्थ होता है कि जो ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों वाला इलाका है जहाँ पे काफ़ी ऊंचे चट्टान होते हैं उसे जबल कहा जाता है, और इस कारण इस इलाके का नाम जबलपुर पड़ा। ये अरबी भाषा में जबल शब्द से इसकी मैं अवधारणा उठा रहा हूँ। तीसरी एक कहानी है कि जो कलचुरी राजवंश था उसका एक अभिलेख यहाँ पे मिला है, और उस अभिलेख में बताया गया कि जो जौली पट्टला वाला इलाका था वो इलाका आज का जबलपुर वाला क्षेत्र है, और इसी से इसका नाम जबलपुर पड़ा है। साथ में यहाँ पर जो जौली पट्टला जो इंस्क्रिप्शन है इसमें जौली कौन है, जौली कलचुरी राजा की रानी थी, और जो कलचुरी राजा था कर्ण उनकी रानी थी जौली, और ये हूण राजवंश की तरफ से आई थी। तो इसलिए एक नाम एक अवधारणा है कि जौली पटला नाम का इलाका, इसलिए इसका नाम जबलपुर पड़ा। तो अंग्रेज लोग इसको जबलपुर, ये जो स्पेलिंग है जबलपुर के नाम से इसको प्रणाम करते थे। बाद में हम देखेंगे कि ये जबलपुर से फिर इसका नाम जबलपुर पड़ेगा। जो जबलपुर आपकी नगर निगम है यहाँ पे वो 2006 में इस शहर का नाम जबलपुर कर देती है। अच्छा, अब माइथोलॉजी में बात करें, पौराणिक कथाओं में बात करें, तो ये जो इलाका है यहाँ पे माना जाता है कि 3 असुर रहते थे, और जिसे त्रिपुर, और इस जमीन को त्रिपुरासुर नाम से जाना जाता था, और इन असुरों का जो वध किया था वो भगवान शिव ने किया था। इसलिए ये जो क्षेत्र है इसको त्रिपुर क्षेत्र तीर्थ भी कहा जाता है, त्रिपुर तीर्थ। और साथ में ये जो वाला इलाका है, जो त्रिपुरी वाला इलाका है, ये जो चेदी राजवंश था उसकी राजधानी भी रहा है ये। और महाभारत के समय पे तो शिशुपाल नाम का राजा था जिसका वध कृष्ण ने किया था, तो शिशुपाल का ये क्षेत्र कहलाता था। और हमने अभी जो कटनी का जिला पढ़ा था उसमें हमने रूपनाथ के बारे में बात की थी। रूपनाथ जो मंदिर था जहाँ भगवान शिव का मंदिर था, वहाँ पे रूपनाथ में एक इंस्क्रिप्शन या मिला है अभिलेख, जिसमें बताया गया था कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाए हुए 2.5 साल हो गए, फिर भी ये इलाके में अभी तक समृद्धि या विकास नहीं हुआ है। तो कहीं कहीं किताबों में आपको जो रूपनाथ इंस्क्रिप्शन है अशोक का वो जबलपुर में बताया जाएगा, लेकिन जबलपुर में अब नहीं है, अब वर्तमान में वो कटनी में है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने बताई आपको। इससे मालूम चलता है ये इलाका जो पूरा जो मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत था। और ये बात तय ही है कि आप बात करो कि जो विदर्भ का से ऊपर का पूरा जो एरिया है वो पूरा मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत था। मौर्य एम्पायर तो अफगानिस्तान तक था। उसके बाद जब मौर्य वंश यहाँ पे वीक हुआ, जब कमज़ोर हुआ, तो ये जो एरिया था ये सातवाहन जो वंश था उसके अधीन आ गया। सातवाहन किंगडम कहते हैं। और सातवाहन की जो राजधानी थी प्रतिष्ठान थी, जो कि आज अहमदनगर के पास है महाराष्ट्र में, वहाँ पे थी। और उसके बाद जब सातवाहन का जो रूल यहाँ से कमज़ोर हुआ तो फिर ये जो इलाका था ये गुप्ता एम्पायर, जो गुप्ता साम्राज्य था, उसके अधीन एक वैसाल स्टेट के रूप में आ गया। और यहाँ पे जो रूल करते थे वो करते थे बोधी और सेना लोग, लेकिन ये अपना जो मालिक थे वो गुप्ता राजा को ही मानते थे। तो ये जो क्षेत्र समय था ये 320 से लेकर 550 ईस्वी की तक की कहानी बता रहा हूँ। और उसके बाद जब गुप्ता एम्पायर का जो वीक हुआ तो ये जो पूरा इलाका है ये कलचुरी राजवंश के अधीन आ गया। और जो बामराज देव राजा है उसने यहाँ पे रूल किया, और करण बिल के और बामराज देव यहाँ पे राजा है। और उसके बाद ये जो कलचुरी राजवंश था उसमें एक राजा का नाम आता है, उसका नाम युवराज देव फर्स्ट, ये इस इलाके में रूल करता था। और हम इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो युवराज देव प्रथम था जिसने यहाँ पे 30 साल राज किया 915 से 945 ईस्वी तक, उसने नोहला देवी से शादी की थी, जो कि चालुक्य राजवंश की जिसे कहें कि राजकुमारी थी।
और ये जो कलचुरी राजा लोग थे, इनका एक मंत्री था गोलक सिंह कायस्थ। इसी ने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था भेड़ाघाट में, जो अभी स्थित है, हम पढ़ेंगे उसको अभी। साथ में इसी के जो मंत्री के कुछ डिसेंडेंट थे जिनका नाम था भूर सिम्हा, जो कि राजा संग्राम जो गोंड राजा रहेंगे, हम उनके बारे में देखेंगे अभी। उनके राजवंश में दीवान रहे हैं। और एक ये जो समय काल था 1491 से 1543 का था। तो संग्राम जो शाह हैं, इनकी ही पुत्र वधु रहेंगी रानी दुर्गावती गोंड शासिका। तो संग्राम शाह का जो टाइम है गोंड राजा का, वो है 1491 से 1543। उसके बाद फिर जो रानी दुर्गावती, उनका शासन आएगा। उसके बाद उनका जो बेटा है वो भी यहाँ पे शासन करेगा। उसके बाद जैसे मैं बता ही रहा हूँ अभी, रानी दुर्गावती का शासन 1550 से 1564 के बीच में था। और फिर ये इलाका उनके अधीन आ गया। और बाद में आज़ादी तक जो व्यवहार के जो आखिरी जागीरदार थे व्यवहार रघुवीर सिन्हा, उनके अधीन ये इलाका था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर ये जो इलाका है, यहाँ से जागीरदारी एक तरह से ख़त्म हुई। और फिर ये इलाका जो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार एरिया है उसके अधीन आ गया। अल्टीमेटली फिर ये मध्य प्रदेश में 1956 में मिल गया। अब गोंडवाना रूल की बात कर ली, जैसे हमने संग्राम शाह की बात की, रानी दुर्गावती की बात की, इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके नाम से यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है। तो जो गोंडवाना जो राजा है या गोंड जो राजा हैं, उनमें से एक सबसे प्रतापी राजा थे राजा मदान शाह मड़ावी। ये मंडला के थे। इनका समय काल था 1138 ईस्वी से 1157। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का इतिहास ही है। तो ये सारी जो कहानी है एमपी के इतिहास से जुड़ी हुई हैं, आप ये समझ लो कि अभी ये जो पोर्शन है उसमें आप एमपी की हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो राजा मदान शाह जो कि गोंड राजा थे, मंडला के थे, इनका शासनकाल था 1138 से 1157। इस शासनकाल में इन्होंने जबलपुर के पास एक जगह है मदन महल, अब तो स्टेशन भी है, वहाँ पे एक टावर बनवाया, एक तरह से छोटा किला बनवाया, जो कि एक वॉच टावर के रूप में था कि मतलब हम यहाँ पे सेना अपनी डिप्लॉय कर देंगे और देख सकते हैं कि कोई भी दुश्मन हम पे अटैक तो नहीं कर रहा। ऊंचाई पे पहाड़ी पे एक किला बना हुआ है। और बाद में 1500 ईस्वी में गोंड राजा जो संग्राम शाह की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके बेटे रहेंगे राजे दलपत शाह मड़ावी, और इन्हीं की पत्नी रहेंगी रानी दुर्गावती। इन लोगों ने यहाँ पे राज किया और यहाँ पे एक किले का निर्माण का इनका नाम था सिंगौरगढ़ फोर्ट संग्रामपुर में। रानी दुर्गावती की बात की जाए तो इन्होंने अकबर से लोहा लिया था और बाद में वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो रानी दुर्गावती एक वॉरियर थी और हमारे मध्य प्रदेश की शान है रानी दुर्गावती। और ये जानती थी कि अगर अपने क्षेत्र को पूरा कंट्रोल करना है तो आपको बहुत सारे पॉन्ड्स यानी तालाब बनवाने पड़ेंगे, जिससे लोगों जो आपकी प्रजा है उसको पानी की दिक्कत ना आए। इसलिए जबलपुर में बहुत सारे जो तालाब आप देखते हैं, जैसे रानी ताल, हाथी ताल, महड़ ताल, हनुमान ताल, ये सब रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में बनवाए थे। इसके बाद 1564 में जब वीर नारायण गोंड का जब शासन आता है, ये रानी दुर्गावती के बेटे हैं यानी संग्राम शाह के ये पोते हैं। इनका जब यहाँ पे रोल आता है तो जो मुग़ल एम्पायर का, जो मुग़ल डायनेस्टी दिल्ली में राज कर रही थी, तो उस टाइम जो कड़ा मानिकपुर वाला एरिया है, जो कि आज मानिकपुर उत्तर प्रदेश में आता है, अगर सतना से आप इलाहाबाद की ओर चलेंगे तो मानिकपुर का स्टेशन आता है। तो कड़ा मानिकपुर एरिया में जो मुग़ल जो गवर्नर रूल कर रहा था उसका नाम था अब्दुल मजीद हरावी, यह वाइसराय था, लेकिन मुग़ल बादशाह के अधीन था। उसने यहाँ पर अटैक किया और जबलपुर को जीत लिया, लेकिन उसने अपनी आर्मी यहाँ डिप्लॉय नहीं की और ये कहा कि आप जो भी रेवेन्यू है, टैक्स है, वो हमको कुछ हिस्सा देते चाहिए और आप रूल करिए। उसके बाद तो भी यहाँ पे गोंड शासन का राज तो था ही, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर किसका हाथ था? मुग़ल बादशाह का। और 1698 में जो राजे हृदय शाह है, इनका रूल अच्छा लंबा चला है, 1652-1704 तक का। फिर इन्होंने अपना क्षेत्र जबलपुर से हटा के मंडला में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि इनको पता था कि जबलपुर वाला क्षेत्र तो अब मुग़ल बादशाह के अधीन है और मंडला वाला जो क्षेत्र है काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ है और वहाँ पे मुग़ल आर्मी को आने में और यहाँ पे कनकर करने में, युद्ध करने में मुश्किल होगी। इसलिए इन्होंने, जो हृदय शाह है, उन्होंने अपनी जो फोर्ट है या अपनी जो पूरी सीट है या बैठक है उसको मंडला शिफ्ट कर ली और कोशिश की कि इन्होंने आसपास पानी की अच्छी व्यवस्था रहे और इन्होंने जो नहर की व्यवस्था थी वो अच्छी करवाई यहाँ पे। और बाद में जो गोंडवाना जो पूरा रूल चल रहा था, इसको जो हैदराबाद का निज़ाम है, इसने यहाँ पे अटैक किया और इसको जीत लिया। और बाद में जो मराठा हैं, बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा निजाम को हरा देंगे हैदराबाद के, और फिर ये जो इलाका है जबलपुर वाला, ये मराठाओं के पास आ जाएगा। तो अब बात करते हैं मराठा रूल की। तो हम देखते आ रहे हैं कि मुग़ल बादशाह मौर्य डायनेस्टी के पास ये इलाका था। उसके बाद से ये इलाका जो है ये सातवाहनों के पास गया, फिर गुप्त साम्राज्य के पास गया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे
जो गोंड शासक है उन्होंने शासन किया। उसके बाद ये मुग़ल बादशाह के पास ये इलाका गया, फिर मुग़लों के पास से जौनपुर वाला इलाका जो है निज़ाम के पास गया, हैदराबाद के। अब निज़ाम से इलाका मराठाओं के पास चला गया। तो काफ़ी डायनामिक और विस्तृत इतिहास है जौनपुर का। उसके बाद जब मराठा रूल की आप बात करते हैं तो मराठा का जो शासक था, जो सागर वाला इलाके में था, उसने ये जो इलाका है पूरा यहाँ पे कनकर किया। और उसके बाद जो मेन आपके, जिसे हम कहेंगे पेशवा थे, जो कि जिनकी जो सीट थी पुणे में थी, उन्होंने जो नागपुर के भोसले लोग हैं उनको ये जो इलाका है, ये जो कि नर्मदा वैली वाला था और जो सागर वाला क्षेत्र था, ये जो सागर वाला जो वो क्या कहते हैं उसे, मराठा था, उसको दे दिया। तो यहाँ पे जो नर्मदा लिखा हुआ, नर्मदा वैली का ही नाम है, नर्मदा घाटी का ही अंग्रेजी इस तरह नाम लिखते थे। तो ये देखते हैं यहाँ पे यहाँ लिखा ही होगा, ये जो मैंने कहानी आपको बताई। और ये सारा जो खेल है मराठाओं के अधीन 1818 तक रहा, और 1818 में फिर अंग्रेजी ने संधि कर लेते और ये जो इलाका है अंग्रेजों के अधीन आ जाता है डायरेक्ट में। तो जो सीताबल्दी का युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं का जो सागर वाला जो मराठा था उसको हरा दिया, बाद में इलाका अपने अधीन ले लिया। तो ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, गांधी जी यहाँ पे आए थे, काफ़ी समय तक यहाँ पे रहे। तो ये जो तस्वीर है इसमें आपको बगल में जो व्यक्ति दिख रहे हैं गांधी जी के, ये हैं व्यवहार राजेंद्र सिन्हा। और राजेंद्र सिन्हा जो हैं ये गांधी जी को व्यवहार पैलेस में जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे उसमें मदद कर रहे थे। तो जो ब्रिटिश राज के अधीन ये जो इलाका थे जबलगढ़ के नाम से कहलाता था, बाद में उसको जबलपुर कर दिया। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर था, जिसकी बैठक जो थी वो जबलपुर में थी, उसको बोला कि आप सागर वाला जो पूरा क्षेत्र है और नर्मदा टेरिटरीज वाला जो पूरा क्षेत्र, नर्मदा टेरिटरीज मतलब जो जबलपुर वाला हिस्सा है, मंडला वाला हिस्सा है और नरसिंहपुर वाला हिस्सा है, जहाँ नर्मदा नदी बह रही है, मेन एरिया, उसे नर्मदा टेरिटरीज कहा गया था। इस हिस्से को आप कंट्रोल करिए। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थी, जिसका मुख्यालय आगरा में था। और ये 1858 के एक्ट के बाद ये नॉर्थ जो चार्टर एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858 जो कहेंगे, उसके बाद ये जो प्रोविंसेस थी, उत्तर पश्चिम प्रोविंसेस का मुख्यालय आगरा में था, ये बनी थी। और इसके अधीन ही ये पूरा जबलपुर एरिया कंट्रोल किया जा रहा था। तो जबलपुर जो एरिया था, जब यहाँ पे अंग्रेज आए उन्होंने देखा कि ये जो इलाका है काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पे जो ठग लोग हैं या फिर यहाँ पे ठगी प्रथा बहुत होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बेवकूफ़ बना के कोई चीज़ ठग ली है, यहाँ पे ऐसा है कि आपका माल जा रहा है और जो डकैत है, जो ठग है, वो आपके माल को हड़प ले रहे हैं या लूट ले रहे हैं, आपको मार दे रहे हैं। तो यहाँ के जो ठग्स थे, यहाँ से जो भी माल गुजरता था, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसको लूट लेते थे, मर्डर्स कर देते थे। तो अंग्रेज़ों ने के कई काफ़िले में इन्होंने हमले किए यहाँ के ठगों ने। और फिर अंग्रेज़ों ने एक व्यक्ति को लाया यहाँ पे जिसका नाम था विलियम हेनरी स्लीमैन। इस व्यक्ति ने यहाँ पे जो ठगी प्रथा है उसको ख़त्म किया, यहाँ पे रोक लगाई, बहुत सारे ठगों को पकड़ा। और इन्हीं के नाम से जो कटनी और जबलपुर के बीच में एक स्टेशन आपको मिलेगा स्लीमनाबाद, स्लीमनाबाद इन्हीं विलियम हेनरी स्लीमन के नाम से पड़ा हुआ है। तो ये चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे जबलपुर के। और इसके पहले ये लखनऊ में जो ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में काम कर रहे थे। और ये ब्रिटिश रेजिडेंट का जो पद आया है, ये जो सब्सिडरी अलायंस साइन की गई थी, सहायक संधि, उसके अधीन ये तय था कि भाई जो भी राज्य या जो भी इलाका अंग्रेजों से सहायक संधि साइन करेगा तो उसे अपने दरबार में एक अंग्रेजी अधिकारी को बैठाना पड़ेगा, जिसका नाम रहेगा रेसिडेंट बहादुर या ब्रिटिश रेसिडेंट। तो पहले ये साहब लखनऊ के जो नवाब थे उनके दरबार में ब्रिटिश रेसिडेंट थे, बाद में इनको चीफ कमिश्नर बना के जबलपुर अपॉइंट किया गया। और इन्होंने फिर यहाँ पे जो ठगी प्रथा है उस पर एक तरह से रोक लगाई। 1857 की क्रांति की बात कर ले तो इस क्रांति में जो गोंडवाना राजा थे, राजा शंकर शाह मड़ावी, जो कि अल्टीमेटली अंग्रेज़ों के अधीन ही थे, तो इन लोगों ने एक तरह से रिवोल्ट किया, इन्होंने विद्रोह किया कि, और इस क्रांति में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ काम किया। तो शंकर शाह मड़ावी और कुंवर रघुनाथ शाह मड़ावी को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और बाद में इनको मार दिया और इनको तोप के सामने, तोप में बांध के तोप के गोले से उड़ा दिया था इनको। तो ये सारी जो कहानी 18 सितंबर 1857 की है, जब तो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और गोंड राजा को अंग्रेजों द्वारा एग्जीक्यूट या मार दिया जाता है। 1861 में जो सागर, और यहाँ पे सागर को सौगर लिखा है, अंग्रेज इसको सौगोर लिखते थे। तो सौगोर और नर्मदा टेरिटरीज जो थी इसको सेंट्रल प्रोविंसेस में मिला दिया गया और 1903 में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार वाला जो हिस्सा है उसमें मिल गया ये। बाद में हम देखेंगे कि 1947 में जब देश आज़ाद होगा तो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार वाला हिस्सा जो है इसको, और जो आपका
रीवा वाला हिस्सा विंध्य प्रदेश है और भोपाल है, इन सबको मिला के 1950 में मध्य प्रदेश का गठन किया जाएगा। तो 1900 में की शुरुआत में जो जौलपुर वाला क्षेत्र है उसको सदर्न जो आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका 5th डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया और 1904 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही यहाँ पे गन कैरेज फैक्ट्री की स्थापना कराई थी। और आज यहाँ इस गन कैरेज फैक्ट्री में जो हमारी डिफेंस है, जो हमारी रक्षा उद्योग वो है मंत्रालय है, या जो हमारी आर्मी है उसके लिए बंदूकें बनती हैं, असला गोला बारूद बनता है। अब जौलपुर का जब भी नाम आता है तो आपको झंडा सत्याग्रह का उल्लेख होता है। 1923 में ये हुआ था, तो जब हमारे देश में गांधी जी आ गए थे और उनका वर्चस्व अच्छा था और वो देश में एक अलग जगह रहे थे कि हमें आज़ाद होना है, तो उस टाइम हर इलाके में जो झंडा था, जो भारत का झंडा था, उसको लगाने की, उसको फहराने की, उसको लेकर चलने की एक उमंग सी थी। और इसी उमंग को और इसी अपने आत्मविश्वास को लेकर यहाँ पर 1923 में कुछ लोग अड़ गए कि हम जो ये नगर निगम है यहाँ का जो मेन बिल्डिंग है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, इसके ऊपर जो ब्रिटिश का झंडा लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश हुकूमत का जो झंडा लगा है उसको हटा देंगे और अपना झंडा लगाएंगे भारत का। तो इस घटना को झंडा सत्याग्रह कहते हैं। और ये जो घटना थी इसमें जो हिंदी साहित्य में एक कवित्री हैं काफ़ी फेमस सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी और कुछ स्वयं सेवकों ने मिलकर झंडा का जुलूस निकाला झंडे के साथ, और फिर पुलिस ने इस जुलूस को रोक दिया। और फिर जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है उनको 6 महीने का कारावास भी हुआ। और बाद में ये जो झंडा सत्याग्रह है ये जौलपुर से इसका केंद्र शिफ्ट होकर नागपुर हो गया। और नागपुर में जो सुभद्रा कुमारी चौहान है और उनके जो पति थे, पति लक्ष्मण सिंह, ये लोग नागपुर गए और नागपुर में इन्होंने झंडा सत्याग्रह शुरू किया। तो फिर अल्टीमेटली जो झंडा सत्याग्रह यहाँ पे शुरू हुआ था, इसको माखनलाल चतुर्वेदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद आदि लोगों का सहयोग मिला। फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने 18 अगस्त 1923 को हमको अनुमति दे दी कि आप सिर झुका के झंडे को थोड़ा नीचे करके आप रैली जुलूस निकाल सकते हैं। और यही यहाँ के जौलपुर के लोग मांग रहे थे कि हमारा झंडा फहराने का हमें अधिकार है, हम रैली निकालना चाहेंगे। फिर झंडा सत्याग्रह समाप्त हो जाता है। और बाद में यहाँ पे ये जौलपुर में काफ़ी समय तक लाला लाजपत राय भी आके रहे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की जो अपनी अलग है जोत है उसको जगाई यहाँ पे। अब महात्मा गांधी 1933 में यहाँ पे आते हैं, व्यवहार पैलेस में रुकते हैं और काफ़ी लंबा उनका स्टे रहता है। और उस टाइम इनके साथ जो रहते हैं व्यवहार राजेंद्र सिम्हा रहते हैं। और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर यहाँ पे स्वदेशी स्वराज और सत्याग्रह आदि मूवमेंट होते हैं। और उनसे प्रेरित होकर रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, सेठ गोविंददास, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिश्र, ये सब बड़े क्रांतिकारी लोग उभरते हैं महात्मा गांधी के सानिध्य में जौलपुर वाले क्षेत्र में। और 1939 में यहाँ ऐतिहासिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसमें जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं, ये महात्मा गांधी की एक तरह से नाराज़गी या उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पे वो नहीं चाहते थे, फिर भी सुभाष चंद्र बोस इस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये जो हुआ था इसमें एक तरह से जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जो तलखियाँ थी ये जग जाहिर हो गई थी। अब इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे मैंने बोला, आज़ादी के बाद जब महात्मा गांधी की 31 जनवरी 1948 को हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने, तो उनकी जो अस्थियां हैं उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे नर्मदा नदी में जो तिलवारा घाट है भेड़ा घाट के पास वहाँ पे प्रवाहित किया गया। और बाद में ये जो अस्थियां प्रवाहित की वो हमारे मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री हुए हैं रविशंकर शुक्ल, उन्होंने प्रवाहित की थी। उनके साथ व्यवहार राजेंद्र सिम्हा और सेठ गोविंददास भी थे। 1950 में जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार को, भोपाल और विंध्य प्रदेश को मिला के मध्य प्रदेश बना दिया गया। और 1956 में फिर मध्य प्रदेश का पूरा गठन हो गया। और पहले ये बात थी कि जौलपुर को ही हम बनाएंगे क्या मध्य प्रदेश की राजधानी, लेकिन जो भोपाल रियासत के जो हमीदुल्ला साहब थे, हबीबुल्ला साहब, वो अड़ गए कि नहीं भाई अब भोपाल रियासत रही है और काफ़ी समृद्ध रियासत रही, इसलिए भोपाल राजधानी बनेगा। इसलिए सिर्फ इस कारण की वजह से जौलपुर राजधानी नहीं बन पाया और भोपाल राजधानी बना। अब इसकी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ये जो इंडियाज़ का सेंट्रल पॉइंट मैंने बताया ही है, और ये लगभग 411 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से इसकी, और चारों ओर मंदिरों घाटों से ये पटा पड़ा है। ऊपर सोन नदी बहती है, नीचे नर्मदा नदी वाला इलाका है और काफ़ी समृद्ध इलाका है। यहाँ की जो फसलों की बात हम कर ले तो यहाँ पे आपको गेहूँ, चावल, पल्सेस, ऑयल सीड, मेज सारी फसल होती है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। बरगी डैम जो यहाँ पे नर्मदा नदी बना हुआ है ये यहाँ की सिंचाई इरिगेशन के लिए काफ़ी मदद करता है।
साथ में यहाँ आपको लाइमस्टोन, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज आदि के डिपॉजिट मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ वाणिज्यिक जो क्रॉप्स हैं उनकी खेती भी होती है, जैसे ऑयल सीड, कॉटन, गन्ना, शुगर केन, मेडिसिनल क्रॉप्स की भी खेती होती है। और 20वीं सदी की शुरुआत में दो भाई थे, मोहनलाल और हरगोविंद दास। इन्होंने ये पता किया या ये मालूम किया या एक तरह से इन्होंने खोज की कि जो तेंदूपत्ता है या तेंदू के जो पत्ते हैं ये बीड़ी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं बीड़ी बनाने के लिए, इसलिए बीड़ी इंडस्ट्री का यहाँ पे बहुत बोलबाला रहा। अब नदियों की जैसे मैंने बात की, यहाँ पे नर्मदा नदी नीचे वाला जो हिस्सा है वो सींचती है, ऊपर वाला हिस्सा सोन नदी सींचती है। नर्मदा नदी की हमने अगर बात करें तो ये जो अनूपपुर जिला है उसका जो अमरकंटक क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करके अरब सागर में, जो भारत के पश्चिम में है, वहाँ पे गिर जाती है। और 1070 किलोमीटर का जो ये क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में वो पूरा करती है, चलती है। और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच से ये नदी निकलती है, इसलिए इसको हम रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहते हैं। और ये पूरे जौनपुर को काफ़ी सींचती है और यहाँ की जो मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बनाती है, ब्लैक सॉइल है और इतना अच्छा इसको पानी मिलना है नर्मदा का, इसलिए काफ़ी यहाँ की ज़मीन उपजाऊ रहती है। अब यहाँ के हाई कोर्ट की बात कर ले, जैसा कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में ही है। और 1936 में जब नागपुर हाई कोर्ट बना था तो ये पूरा इलाका नागपुर हाई कोर्ट के अधीन था। जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो यहाँ पे जबलपुर हाई कोर्ट बना। और जबलपुर हाई कोर्ट के जो मेन प्रिंसिपल बेंच है जबलपुर में ही है और 2 इसकी जिसे सर्किट बेंच कहते हैं वो एक इंदौर में और ग्वालियर में है। और सबसे पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जबलपुर के या मध्य प्रदेश के कहें तो वो रहे मोहम्मद हिदायतुल्ला। और अभी वर्तमान में जो है वो हैं अजय कुमार मित्तल, 2019 से हैं ये। इकोनॉमी की यहाँ बात कर ले, अर्थव्यवस्था यहाँ की बड़ी समृद्ध है। यहाँ पे आपको गारमेंट फैक्ट्रीज, आईटी कंपनीज, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंपनी, लाइमस्टोन, बिल्डिंग, ग्लासवेयर, फर्नीचर, सब कुछ एक बड़े शहर में जो जो हो सकता है वो यहाँ पे मिलता है। और ये सिटी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सलवार सूट को लेकर गारमेंट्स में। और यहाँ पे आप बरगी जो पहाड़ी है वहाँ पे टेक्नो पार्क भी सरकार ने स्थापित किया है। और ये जो टेक्नो पार्क है ये 60 एकड़ में फैला हुआ है और इसको मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने स्थापित किया था। और अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो यहाँ पे व्हीकल फैक्ट्री है जबलपुर में। और यहाँ पे जो हमारी आर्मी है उसके लिए जो ट्रक हैं और जो जीप हैं वो बनती हैं यहाँ पे। गन करेज फैक्ट्री है, 1904 में से गठन किया गया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है खमरिया में। ये सारी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कोलकाता में उसके अधीन काम करती हैं और लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये लोग। और यहाँ पे आपको बुलेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, मिसाइल, रॉकेट, बॉम्ब, माइंस, मोर्टार्स, ग्रेनेड्स, ट्रक्स, ये सब चीज़ यहाँ जबलपुर बनती। मतलब एक तरह से कहें तो भारतीय सेना का जो असला बारूद है उनकी रीढ़ यहाँ पे है जबलपुर में। और इसके अलावा भी इंडियन आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और जो हमारी स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस हैं इनसे जुड़ी हुई जो भी असला गोला बारूद है वो यहाँ से बनता है। अब बात कर लें यहाँ के सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जैसे मैं बताया कि ये एक संभाग है, तो यहाँ पे आपको डिविजनल जो कार्यालय वो तो मिलेगा, साथ में यहाँ पे नगर निगम भी है। और जो राकेश सिंह है जो यहाँ के सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अच्छे अहमियत रखते हैं। और मैंने बताया कि 2020 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विप चुने गए हैं। और जबलपुर जो कैंटोनमेंट एरिया, आर्मी एरिया जो है ये देश के सबसे पुराने कैंटोनमेंट एरिया में से एक है। और इसी वजह से यहाँ पे आपको कई सारे विधानसभा सीट दिख रही हैं और कई सारे जोन्स में बटा हुआ है ये। जबलपुर हेडक्वार्टर की हम बात करें जबलपुर संभाग की, तो कल 8 जिले इसमें आते हैं और इनका सबका मुख्यालय जो है वो जबलपुर है। सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडोरी, बालाघाट, ये सारे ज़िले जबलपुर संभाग में आते हैं। और हमने इनकी तहसीलों के बारे में बात कर ही ली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के कल्चर की। तो जैसे मैंने बोला ये संस्कार दानी कहा जाता है, चपुर तीर्थ कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो विनायक नरहरि भावे साहब ने इस जगह को संस्कार धानी नाम दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में यहाँ पे कई सारे आपको गुणी लोग मिलेंगे, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी साहब, हरिशंकर परसाई साहब, ब्योहर राजेंद्र सिन्हा साहब, सुभद्रा कुमारी चौहान, कवि इंद्र बहादुर खरे, सेठ गोविंद दास, प्रेमनाथ, कृष्ण राज कपूर, किरण खेर, बहुत सारे लोग यहाँ से हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, फिल्मी हस्तियाँ हुई हैं, बॉलीवुड के लोग हुए हैं, आदेश श्रीवास्तव गायक हुए हैं, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की वाइफ यहाँ से रही हैं, अर्जुन रामपाल बॉलीवुड एक्टर हैं यहाँ से। और
यहाँ का जो कल्चर है समृद्ध है, जो हिस्ट्री हमने बात करी ली कि कलचुरी वंश से लेकर चेदी वंश से लेकर फिर अब यहाँ पे मुगल वंश, उसके पहले यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी का रूल रहा है यहाँ पे। और हर जन्म धर्म जाति के लोग यहाँ पे मिलेंगे, मारवाड़ी, बंगाली, मलयाली, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। और एजुकेशन की बात कर ले, काफ़ी बढ़िया एजुकेशन है यहाँ के जौलपुर की। यहाँ पे आपको 1964 में जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुली। और 2011 में यहाँ पे मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी खुली। 2009 में नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी यहाँ खुली। और 1956 में यहाँ पे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी खुली थी, जिसको जौलपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और 2018 में यहाँ पे धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुली। और इसके अलावा यहाँ पे हितकारिणी सभा जो थी उसने 1868 में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और रॉबर्टसन कॉलेज की स्थापना की गई थी यहाँ पे 1836 में, जो कि बाद में जौलपुर 1873 में लाया गया। 1836 में सागर में रॉबर्टसन कॉलेज की शुरुआत की गई थी। और जौलपुर साइंस कॉलेज है यहाँ पे। और महाकौशल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, ये दोनों जो कॉलेज हैं पहले रॉबर्टसन कॉलेज कहलाते थे, बाद में इनको दो हिस्से में किया गया। और यहाँ पे IIITM जौलपुर है, 2005 में यहाँ पे खुला है। और यहाँ पे आप जैसे देखें कि यहाँ पे रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, रजनीश ओशो जो हैं, महर्षि महेश योगी, गजानन माधव, मुक्तिबोध, ये सब जौलपुर से जुड़े हुए लोग थे। अब यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे पर्यटन स्थल तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे सबसे पहली बात हम धुआंधार की कर लेते हैं। तो धुआंधार जैसे इसके नाम में ही है, धुआं और धार, धुआं मतलब स्मोक और धार मतलब बहाव। तो जब ये 30 फीट ऊंचाई से जब नर्मदा जी गिरती हैं नीचे झरना बनाते हुए, तो एक तरह का धुआं उठता है और हमें ऐसा लगता है कि पूरा फॉग है, धुआं है, और बहुत तेज गर्जना भी होती है। यहाँ पे पानी आवाज़ करता है। तो ये जो इलाका आपको भेड़ाघाट में मिलेगा। और इसी के पास ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पे जो नर्मदा है वो मार्बल्स यानी संगमरमर के बीच से निकलती हैं। पूरी चट्टान है यहाँ पे मार्बल्स की। यहाँ पे पीले संगमरमर, गुलाबी संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर दिखेंगे आपको। और शरद पूर्णिमा के दिन ये काफ़ी ज़्यादा मनमोहक दृश्य रहता है यहाँ पे। ये आप तस्वीर देखिए, ये भेड़ाघाट की तस्वीर है। अब मार्बल रॉक्स की जैसे हम बात कर ले कि मार्बल रॉक्स यानी संगमरमर की चट्टानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और ये जो हिस्सा है ये भी आपको भेड़ाघाट में ही दिखेगा। और आप कोशिश करिए, 8 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है जहाँ पे जो नदी है नर्मदा नदी, वो दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानों से बीच से बह रही है। और कोशिश करिए कभी जौलपुर जाइए तो आप यहाँ पे ज़रूर नौकायान करिए, बोटिंग करिए। यहाँ पे एक इलाका इसे बंदर कूदने कहते हैं या मंकी जंपिंग पैलेस कहते हैं। पहले जो नर्मदा का जो कटाव था थोड़ा छोटा था, इसलिए जो बंदर थे एक चट्टान से दूसरी चट्टान मतलब पूरी नर्मदा को कूद जाते थे, इसलिए इसे बंदर कूदनी कहा गया। और यहाँ की जो सफ़ेद चट्टानें हैं ये मैग्नीशियम और जो सोप स्टोन है उससे मिलकर बनी है। मतलब इनकी जो हार्डनेस है वो लगभग सोप स्टोन के बराबर ही है। और जब ये आप तस्वीर देखिए, दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानें, बीच नर्मदा नदी बह रही है। तो काफ़ी बेहतरीन जगह है, भेड़ाघाट के पास है ये। अब बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर के, ये भी भेड़ाघाट के पास ही है। और ईसो कल्चुरी राजवंश ने जो मैंने बताया था कि जो उनका एक दीवान थे उन्होंने बनाया था, कायस साहब ने। और यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है और चारों तरफ 64 योगिनी है। ये आप तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। शायद मैंने इसकी तस्वीर लगाना भूल गया, सॉरी उसके लिए। तो ये जो मंदिर है ये अभी थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, लेकिन फिर भी ये मंदिर काफ़ी पौराणिक है और दर्शनीय है। भेड़ाघाट में ही मिलेगा आपको। अब बात करते हैं मदन महल की। मदन महल के बारे में आपको बताया था कि मदन महल जो मतलब गौंड राजा थे उन्होंने बनवाए थे यहाँ पे, मदन शाह जो थे। और ये पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है। और आप इसकी तस्वीर देखिए, ये मदन महल है। और यहाँ पे आपको जो गौंड राजा उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ज़रूर जाइए यहाँ पे। एक यहाँ पे बैलेंसिंग रॉक है। और ये जो जगह है ये आपको देवताल के पास मिलेगी। मदन महल किले के पास में ही देवताल वहाँ मिलेगी। इसे शैल पर्ण भी कहते हैं। और ये जो चट्टान है ये देखिए, इतनी बड़ी चट्टान है और बिल्कुल छोटे से हिस्से से ये टिक के खड़ी हुई है। और इसे बैलेंसिंग रॉक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे 6.5 रिक्टर का भूकंप भी जौलपुर में आ चुका, तब भी ये चट्टान खिसकी नहीं है। इसे इसलिए बैलेंसिंग रॉक कहते हैं। एक जगह है यहाँ पर डुमना नेशनल रिजर्व पार्क, और ये भी जौलपुर के पास में ही है। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स है, इनको आप देख सकते हैं। चीतल हो गया, ये जंगली भालू हो गया, पोर्कुपिन हो गया, जैकाल्स हो गया, इनको आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन पार्क भी यहाँ पे। और एमपी टूरिज्म ने यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी बनाया है। ये आप इसका एंट्रेंस की तस्वीर देख सकते हैं। डुमना नेशनल नेचर रिजर्व मदन महल इको जोन की। कशना सिटी का जो शिव की जो प्रतिमा है ये 23 मीटर ऊँची 76 मीटर ऊँची प्रतिमा है। अगर मीटर
76 फीट ऊंची प्रतिमा है। मीटर में देखो 30 मीटर, काफ़ी ऊंचे शिव शंकर भगवान बैठे हुए हैं। और ये कच्छनार सिटी के तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको। एक बरगी डैम की बात हम कर रहे थे कि बरगी का जो पानी है वो जबलपुर वो पीने के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। ये नर्मदा नदी में बना हुआ डैम है। नर्मदा में लगभग 30 डैम बने, उनमें से एक डैम बरगी डैम भी है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट है। और इसकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, बरगी डैम जब पानी फुल हो गया तो उसके सारे गेट खुले हुए हैं। ये उसकी तस्वीर है। बरगी डैम में क्रूज़ भी चलता है, उसकी ये तस्वीर है। ये नर्मदा नदी पे डैम बना है बरगी डैम। ग्वारी घाट की हम बात करें, नर्मदा नदी में काफ़ी घाट हैं यहाँ पे, उनमें से एक फेमस है ग्वारी घाट। और ग्वारी घाट में ये माना जाता है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो लोग स्नान करते हैं उनको उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ पे एक सिद्ध कुंड भी है, नर्मदा सिद्ध कुंड उमा घाट के पास, जहाँ पे माना जाता है कि पुराने समय से ऋषि मुनि इस घाट में आके साधना करते थे। और यहाँ पे माँ नर्मदा का मंदिर भी है, जहाँ पे हर शाम को नर्मदा आरती होती है। ये आप तस्वीर देखिए ग्वारी घाट की। एक घाट है तिलवारा घाट, मैंने बताया ये भेड़ा घाट के पास ही था। और यहाँ पे जो महात्मा गांधी की अस्थियाँ हैं वो प्रवाहित की गई थी, और यहीं से नर्मदा जो है वो सक्रिय हो जाती है। और फिर जो मार्बल्स की चट्टानें हैं संगमरमर के, उनके बीच से निकलती है। घोघरा जलप्रपात है ये। और अगर यहाँ पहुँचने के लिए देखें तो जबलपुर काफ़ी बड़ा शहर है, इसके पास खुद का एयरपोर्ट है, डुमना एयरपोर्ट उसे कहते हैं, 20 किलोमीटर की दूरी पे है। रेलवे से जाएंगे तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय ही यहाँ पे है, हेडक्वार्टर है ये पश्चिम मध्य रेलवे का। और डीआरएम बैठता है यहाँ पे, डिविजनल रेल मैनेजर। और रेलवे से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। और अगर बाई रोड से जाएंगे तो नेशनल हाईवे 7, जिसका अब नाम नेशनल हाईवे 44 है, उससे अच्छी कनेक्टिविटी है ये। तो ये सारी बात थी जबलपुर ज़िले के बारे में। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा मानता हूँ मैं, क्योंकि जबलपुर अपने आप में इतना सब कुछ लेके समाया हुआ है कि एक वीडियो में इसको बता पाना मुश्किल है। फिर मैंने कोशिश की कि जबलपुर के बारे में हर एक चीज़ आपको बताऊँ। तो अगर ये MPPSC के हिसाब से आप पढ़ रहे हो तो भी बढ़िया है, प्री मेन सबके लिए बढ़िया है। अगर कोई जबलपुर का रहने वाला है उसको भी जानना चाहिए कि उसके जबलपुर में क्या क्या चीज़ खास हुई हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की शान है जबलपुर, और महाकौशल क्षेत्र वाला हिस्सा है ये। और हो सकता था मध्य प्रदेश की राजधानी बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।